बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज, मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 लाइव होते हैं। नादिया खान मैं और जोहेब हसन ये जी दोनों आपके सामने होते हैं। क्लियर कैसे हम लोग क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो ऐसे ना कि भाई हाँ ये जोहेब हसन है। हाँ जी। और ये होते हैं और मैं और कभी ये- मैं मिस भी कर जाऊं तो जोहेब आप माशाल्लाह कभी छुट्टी नहीं करते। हाँ, लास्ट छुट्टी टाइम नहीं करते। आपने शो कब मिस किया था? वो कहते हैं उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। हाँ तो ये सबक ज्यादा याद कर रहे हैं आप। तो माशाल्लाह अटेंडेंस तो इनकी ऐसी फुल है कि अब हम कह रहे हैं भाई प्लीज थोड़ा कभी छुट्टी पे जाओ, हाँ, कभी तुम भी घूम चले फिर जाओ के भाई। आओ। अमेजिंग अटेंडेंस आपकी फुल है तो हमें जरा टेंशन हो जाती है। लेकिन एक और चीज़ से मुझे जो है टेंशन हो रही है आजकल, वो ये कि जब भी मैं सोशल मीडिया ओपन करती हूँ, आपको भी लगता होगा, कुछ न्यूज़ के पेजेस हैं, चैनल्स हैं जो इतनी खतरनाक कैप्शंस लगा रहे होते हैं कि ना त्राण निकल जाता है जी। जान निकल जाती है। जंग शुरू हैं जी, फौजें तैयार, फला मुल्क में ये हो गया, अभी ये होने वाला है, पाकिस्तान तैयार, वहाँ धमाका हो गया। ये क्या है असल में? और वो देखिए ऐसे क्यों कैप्शन आप झूठी पता लगाते नहीं क्यों हैं? ऐसे कैप्शंस होते हैं। ये तो बहुत ज्यादा स्नैच पे जाके ना आप क्रिकेटर्स की लगी होती है। मैं देखता हूँ हाँ। बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो खेल रहे हैं अभी, मारूफ क्रिकेटर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और पिक्चर उसकी वाजे किसकी है? जो खेल रहा है अभी। हाँ। और पीछे कहीं जाके कोई ऐसा क्रिकेटर होगा जिसने रिटायरमेंट का ऐलान किया होगा, तो लोग समझते हैं कि भाई वो ओपन करने के लिए उसको क्लिक बेट और ये अच्छे मैं देख रही हूँ चैनल्स भी ऐसी कैप्शंस लगाते हैं ना कि जंग बंग का लफ्ज आप इतने लाइटली मत लें। अब किसी मुल्क के लिए भी जंग का लफ्ज इस्तेमाल करना कैप्शन में गलत बात है। क्लिक बेट और अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं होती। बात ही नहीं होती ऐसी, बिल्कुल। तो ये तो खैर चल रहा है, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। अच्छा, हमारे पास आज शो पे सबसे पहले तो हमने क्रिकेट की बात करनी है और मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान ने मुतालबा किया था, बाकायदा लेटर लिखा था आईसीसी में। और ये कहा जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि आईसीसी ने कह दिया है कि ठीक है मैच रेफरी को हम हटा देते हैं। उनके बारे में एक दो एविडेंस पहले भी आ चुके हैं, यानी पाकिस्तान के और मैचेस में वो चेकिंग के इल्जामात कुछ पाकिस्तानी बॉलर्स पे लगे थे कि भट्टा फेंकते हैं, आम लैंग्वेज में नहीं भट्टा मारते हैं ये। ठीक है, हाथ से ही नहीं घूमता। तो उसमें भी यही 2-3 केसेस में ये इन्वॉल्व थे। इन्होंने ही रिपोर्ट किया था सईद अजमल को, मोहम्मद हफीज को। देखिए तो यही ये ना, इस तरह तो बायस्ड हमेशा इनका रवैया रहा है। नजरों में होंगे कि ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसे। और अब वो जो था अब बस ही हो गई। ये वैसे जो सीरीज जब से शुरू हुई है कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है। हाँ, ये और मुझे लग एशिया रहा है कोई ये पॉलिटिक्स ज्यादा है, इसमें क्रिकेट कम है। बिल्कुल, हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब का विजिट, उसकी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद पंजाब के फ्लड की बात होगी। लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है जिसमें सोशल मीडिया बच्चों के, यानी अंडर 16 जो बच्चे हैं, उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। ये वाली इवन ये कि टिकटॉक लाइव भी है, उसको भी कहा जा रहा है कि बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। पाकिस्तान में टिकटॉक लाइव की बात हो रही है, क्यों वो हम थोड़ी देर में डिस्कस जी बिल्कुल। और बिटकॉइन की बात करेंगे पाकिस्तान में। फिर हम पेशेंस की अच्छी बात करेंगे। भी तारीफें हो रही हैं हमारे बिटकॉइन के जो प्लान्स हैं उसकी, और कौन तारीफ कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल, ये भी हम जरा बताएंगे आपको, स्टे विद अस। और फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की, कि किस तरीके से वो और कौन लोग हैं इसमें जिन्होंने जो पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए काम करते हैं पाकिस्तान में, और नर्सेज वगैरह, और इन सबको हम खिराज तहसीन भी पेश करेंगे। तो ये हमारे शो पर होगा। लेकिन सबसे पहले क्रिकेट की ही बात हो जाए। पाकिस्तान का आज मैच है यूएई से, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा इजी पाकिस्तान के लिए मैच नहीं होगा। लेकिन मैच रेफरी का मामला हल हो गया है, क्योंकि अब इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स कि अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। मतलब कंफर्म उनको हटा दिया गया है। अब जरा ये कह रहे हैं कि उनको हटा दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से भी जरा ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान मैच खेलेगा। तो ये पूरी मैं क्योंकि मुझे इतनी पता नहीं होती बातें, एशिया कप से की सीरीज से हटा दिया गया या सिर्फ पाकिस्तान के जो मैचेस देखिए, अब वो तो पाकिस्तान के मैचेस जो होंगे, पाकिस्तान का तो कंसर्न ये है कि हमारे मैचेस को लेकर मैच रेफरी नहीं होंगे, तो उस तक ये बात आ रही है कि हटा दिया गया और पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा। तो हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद भाई ने ज्वाइन किया है। तौसीफ भाई को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, बिल्कुल लेजेंड, द लेजेंड। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। तौसीफ भाई, बड़ी टेंशन की बात हो रही है, बहुत सियासत, एशिया कप जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो रहा है। आप जरा थोड़ा सा रेफरी के जो केस है इस पे जरा बताएं, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हम लोगों की बातों से हमें यहाँ बैठ के टेंशन हो रही है, वहाँ क्या हाल होगा आप देख रहे हैं। और अपने पिछले 3-4-5 दिन से जो सिलसिला हो रहा है वो आपने देख लिया कि क्या हठधर्मी मचाई हुई थी, और मचाई हुई है अभी भी इंडिया ने, जो कि वो बाद नहीं आएगा। बाद में भी कभी ना कभी, वो कहते हैं ना, बंदर अगर कुलाटी ना मारे तो वो बंदर नहीं होता। तो मेरा ख्याल है इंडिया को समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या करें। मगर इसमें आईसीसी का किरदार जो है वो हमेशा से ही हमारे लिए बहुत खराब रहा है। ऑनेस्टली सही है, बात तो ये है। कभी कुछ कहते हैं, खैर हम न्यूज़ की बात तो चलें, कभी सही आती हैं कभी गलत आती हैं,
एक्चुअल जो हुआ वो जाहिर है कि प्री प्लान सारा हुआ है, प्री प्लान हुआ है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें सूर्या कुमार ने जो है वो हाथ मिलाया था, दोनों से मिलाया था, और हमारे चेयरमैन साहब भी मिलाया, और सही तरीकेकारी यह है कि हाँ ऐसा है। लेकिन फिर यकायक उन्हें एकदम ख्याल आया, वहां से लोगों ने भी, उनकी आवाम ने भी, और फिर वहां का मीडिया जो है वो बहुत घटिया काम कर रहा है इस मामले में, और पता नहीं क्या चाह रहे हैं वो। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो काम किया जो मेरा ख्याल है अपने ही घर में आग लगाने वाली बात है, इसलिए कि इवेंट उनका है। अच्छा, हम बड़े पोलाइट, हर मामले में हमने ये कहा, हमारी गवर्नमेंट ने कहा, हमारी पीसीबी ने कहा कि भाई आओ हमारे साथ खेलो, आओ हमारे साथ खेलो। मगर अभी जो ये एकदम कुछ हुआ, और उसमें सबसे मेन चीज कि आपने जब सूर्य कुमार आए थे और संजय मंजरेकर बात कर रहे थे उनसे मैन ऑफ द मैच और उस टाइम में, तो वो जो उन्होंने अपना माइक लेके जो वो कौन सी बातें उन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव, बिल्कुल ऐसा ही है, सियासी नैरेटिव ये वो प्लेटफॉर्म था नहीं, लगा था कैसी कि बात कोई हो। सियासी रहनुमा है जो कि आके बात कर रहा है, या बेचारा बहुत मुश्किल में था, वो अपनी जान बचा रहा था। या वो मुश्किल बिल्कुल फीड किया हुआ था उनको ये बोलना है। हाँ, बिल्कुल आपका अल्फाज आपने जो कहा, मुश्किल में था बेचारा, उसने वहां पे हाथ मिला लिए थे, तो उस पर मुश्किल पड़ गई। और उसकी बॉडी लैंग्वेज ही आप देख लें कि वो किस तरह प्रॉपर कहा गया उसको कि याद करके आया था, जैसे याद करके आया था ना कि मुझे ये तो जुमले बोलने आया था, देखिए उसे फंसा दिया, नया है, फंसा दिया। अच्छा, सही बात है, कुछ सही बात है। देखिए तौसीफ भाई, मुझे एक बात बताएं आप, ये जो पाकिस्तान ने मैच रेफरी को हटाने को लेकर जितना बड़ा एक हार्श स्टैंस लिया कि भाई हम मैच नहीं, हम ये एशिया कप से विड्रॉ कर लेंगे अगर मैच रेफरी नहीं हटता। मैच रेफरी क्या कर सकता था तौसीफ भाई? अगर एक टीम कह रही है कि मुझे हैंडशेक नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं मैच रेफरी को कि मैं इनसे हैंडशेक नहीं करूंगा, तो क्या उसके पास अथॉरिटी क्या है? फाइन ही हो सकता है ना, दूसरे कैप्टन पे फाइन करवा सकता था, उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन कॉल हो सकती है। हटाने का ये बात पाकिस्तान ने क्यों इतना इसको, देखिए उसको तरीकेकार समझ सही नहीं हुआ, क्योंकि उसको जाहिर है जहां से भी आया था, जय शाह साहब हो या आईसीसी हो, जहां से भी उसको आया था, हालांकि गोरा इस तरह करता नहीं है, खैर इसकी तो रिपोर्टेशन ही बड़ी खराब है, आपने खुद भी बताया, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इसको तरीके से थोड़ा करना था। उसने एकदम या तो एक दिन पहले या एकदम प्लान बनाया, एक घंटे पहले, या थोड़े टाइम दे देते और जाके मैनेजर के सामने बात करने की ये पोजीशन है जी, हाथ वगैरह नहीं मिलाएंगे, हालांकि जो कि गलत चीज है वो कह देता। उसने एकदम ही उनको कहा कि भाई हाथ नहीं मिलेंगे और कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी और कुछ नहीं, उसने एकदम जो है वो प्री प्लान उसका भी था, जाहिर है उसने जब एकदम उसे मिला तो उसने कह दिया। तो मेरे ख्याल से जो भी उसने कहा वो तो था ही गलत, रॉन्ग। रेफरी को पाकिस्तान ने सही कि पाकिस्तान ने उसको कहा कि वरना वो रेफरी किस काम का, वो किस काम का, लेकिन कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई। लेकिन देखें अभी भी पाकिस्तान ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, अगर ये हो गया है मेरे ख्याल से तो हो ही गया है, इनको पाकिस्तान खेलेगा डेफिनेटली, कि उसने कहा जी ठीक है इसको आप हटा दें, पहले तो हम उसको। लेकिन तौसीफ भाई एक तो लड़के अंडर प्रेशर पहले ही ऑलरेडी, अब आप देखें ये जो नैरेटिव बन रहा है दोनों तरफ, हम तो इंडिया को भी देख रहे हैं ना, इंडियन मीडिया वो ये कह रहा है अच्छा तुम लोग भागना चाह रहे हो ना, अभी मैच रेफरी तब्दील करना है, लो कर दिया मैच रेफरी तब्दील, अब आओ खेलो हमसे। तो मुझे बताएं ऐसे ये हमारा बड़प्पन, देखिए ये हमारा बड़प्पन है कि हम फिर देखें, हम चाहते तो बिल्कुल ही होते, लेकिन देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जाहिर है हमारी गवर्नमेंट से भी बात की होगी चेयरमैन साहब ने सर, तो हमने कहा कि हम तो मैं तो 100% था, 2 दिन पहले मैंने कह दिया था कि ये इसको हटा देंगे और कुछ भी नहीं होगा, और होना भी यही चाहिए, इसलिए कि हम लोग वो लोग नहीं है उनकी तरह के इतना गलत काम कर दें जो उन्होंने कर दिया, किया तो बहुत ही गलत है, लेकिन मेरा ख्याल है क्रिकेट को हमने एक दफा फिर जिंदा कर दिया पाकिस्तान ने, और जो है हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, और इनके ऊपर तो वैसे ही लानतें बहुत पड़ेंगी, ऐसे आप छोटे और पड़ भी रही भाई, ये जब इनके कप्तान ने भी कहा कि अगर मैच अगर वो जीत जाते हैं तो वो ट्रॉफी नहीं जो है रिसीव करेंगे, ये तो मोहसिन नकवी साहब से नहीं करेंगे, ये कैसे कह सकते हैं? ये देखिए ना, ये कितनी बदतमीजी है, ये कितनी बदतमीजी है, इसके आगे हम क्या खेलें? ये बात भी तो है ना। एक तो गलत टाइम इन्होंने किया, पता नहीं एकदम क्या हुआ है ना, ये ट्रॉफी जीत जाते उसके बाद कर लेते, भाई करना तो इन्होंने था कहीं ना कहीं, वो बेचारा घबराहट में सारा ही कुछ कह गया एक ही दफा में। तो मेरे ख्याल से देखिए अब ये है कि
देखिए इसमें आप अगर क्रिकेट को मुल्क हमारा जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा है और हो ही नहीं सकता कुछ, लेकिन हमने जो डिसीजन लिया वो भी इन पे एक मेरा ख्याल है थप्पड़ ही पड़ा है कि हमने कहा कि जी हम खेल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, देखें अगर सच पूछते हैं ना तो इस वक्त हमारी टीम की कंडीशन जो है वो इतनी बेहतर नहीं है, तो बात है। इतना अच्छा नहीं खेल रहा है, काफी टाइम से अच्छा नहीं खेल रहा है, लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है कि अगर 160-70 हो जाते तो पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ कर ही देना था, ये तो पक्की बात थी। लेकिन तौसीफ भाई चले अब आज के मैच की थोड़ी सी बात करते हैं। यूएई से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है हमारा और ऐसे भी नहीं कह सकते कि वन साइडेड है तो हमें पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान टीम को अलग कॉम्बिनेशन से आनी है या वही कॉम्बिनेशन होगा? लड़के कुछ कॉन्फिडेंट नजर आएंगे आपको क्योंकि यूएई अच्छा खेल रहा है बहरहाल? यूएई अच्छा खेल रहा है और जाहिर है एक्सपीरियंस की उनके पास कमी है। हमने देखा है कि थ्री नेशन में भी हमने देखा एक्सपीरियंस की कमी है। एक दो लड़के उनके बहुत अच्छा खेलते हैं और जैसे कि आपने कल भी देखा कि अफगानिस्तान को जो है हराया है बांग्लादेश ने, वो भी दोबारा से आ गए मैदान में। बांग्लादेश का जी हाँ बांग्लादेश। तो ये तो चेंजेस इस फॉर्मेट में होती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो जरूरी चेंजेस हैं बिल्कुल करें। एक तो फास्ट बॉलर खिलाएं, आप हारिस रऊफ को खिलाएं और एक आध अगर और कोई चेंजेस करनी है। लेकिन देखिए बड़ा क्रूशियल मैच होते हैं ना, फिर हमारे यहाँ तो रीत बनी हुई है कि जब जीती हुई टीम खिलाएंगे हम। पिछली दफा तो पिछले उसमें हमें हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए था और अभी ये भी बात हो रही थी कि फरहान को हटा दें या क्यों हटा दें, क्या बात कर रहे हैं आप? वो लोग ही तो एक दो हैं। हाँ, अब वक्त ये आ गया है कि चाहे हारिस रऊफ को खिलाना है, उनकी भी चेक होना है और उसके बाद मेरे साथ साइम अय्यूब बॉलर नहीं हो भाई, आपने कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। आपकी हमें रनों की जरूरत है। सोचना पड़ेगा आपको कि पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें। चेंज करता है आदमी। बॉलिंग करेंगे तो फिर रन्स कौन बनाएगा? अच्छा, ये तौसीफ भाई एक और बात, जिससे दुख हुआ अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच, जी उसके बाद अफगानिस्तान हार गया। जब बाहर गए तो वहाँ के लोगों ने जो है वो बड़े पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। ये क्या मतलब? हम तो मैच में थे नहीं, हमारे साथ मुकाबला भी नहीं था, तो इतनी हॉस्टिलिटी। वो अफगानिस्तान जिसको हमने सिखाया है जी क्रिकेट, वो आज देखें आप, इनको मतलब इंडिया की बी टीम तकरीबन बना हुआ है। इनको क्या तकलीफ हुई है और ऐसे बिहेव करना, इतनी सियासत आ गई है, ऐसे इतनी नफरतें। देखिए ये तो चलेंगी यूं कि देखिए वो पैसे के जोर पे सारा चल रहा है और हमसे वैसे भी वो रखते थे। ये तो हमने यहाँ पर उनको फाइनल में हरा दिया तो उनकी आवाजें नहीं निकल रही थी, वरना वो भी इनका दूसरा पार्ट है क्योंकि पैसा जो है इनके ही मुल्क। हालांकि हमारे यहाँ खेले ये सारा कुछ हुआ है, हमें पता है कि इनके प्लेयर हमारे पिशावर में आन के इधर खेलते थे, मगर पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है और क्या वजूहत हैं। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की हरकत करनी नहीं चाहिए। और अगर आप पैसे के जोर पे चल रहे हैं, किसी भी जोर पे, तौसीफ भाई आखिर में कहूंगी कि हम आप जैसे लेजेंड्स जिन्होंने क्या कमाल क्रिकेट खेली 70s 80s 90s, हम मिस करते हैं। जेंटलमैन गेम को जो बाकायदा डेफिनेशन है उसमें पूरा उतरे। मतलब चाहे आप लोगों की अपीयरेंस हो, आपका कैरिज्मा, आपकी वॉक, आपकी गेम परफॉर्मेंस, हम सब पूरी कौम आपको मिस करती है। आप सब हमारे सीनियर प्लेयर्स को बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। एंड थैंक यू फॉर द गोल्डन क्रिकेट एरा। देखा है, आज के बच्चों ने नहीं देखा होगा। बिल्कुल ऐसी है वो, एक बॉडी लैंग्वेज ही जो है ना ग्राउंड में उतर के वो लगता था कि भाई प्लेयर आया है कोई खेलने के लिए, बड़ी मेहनत करके आया है। ये वो दौर है कि जब पोस्टर्स में पॉप स्टार्स को नहीं लगाया जाता था, दिखाया जाता था, हमारे क्रिकेट स्टार्स होते थे हर घर में, हर जगह, इंटरनेशनली, और लोग मरते थे। ये वैसे आपने ये वाली हमारी टीम देख के मिस किया ना, सब यही मिस कर रहे हैं, यकीन करें। पाकिस्तान की ये वाली टीम देख के सब कहते हैं शायद गली से कपड़े लड़के पकड़े और नाम नहीं याद होते, चीजें नहीं याद, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो हीरो वाले काम ही नहीं आप कर रहे। ये टीम तो बस खेल रही है, लेकिन जो हम देख चुके हैं ना क्रिकेट, आई है लेजेंड्स को मैं कहती हूँ आज सलाम। बिल्कुल ऐसे है। तो भाई आज मैच है पाकिस्तान और यूएई का, पाकिस्तान को सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि ये यूएई से जीत के फिर फाइनल 4 में और 21 को फिर भारत से दोबारा टकराव होगा। रेफरी गया अभी तक की इत्तलात के मुताबिक, रेफरी कौन? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ुहैब जी, अब हम उसकी थोड़ा सा इंटरनेशनल अफेयर्स की थोड़ी सी बात करते हैं। और ये जो कतर और इसराइल का मामला चल रहा है, अब जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने तो एक लग रहा है कि एक ब्लॉक बनने जा रहा है, लेकिन इसी ब्लॉक बनने के दौरान यमन पर हमला किया कल इसराइल ने। और बाकायदा तौर पर उनका कहना ही है कि वहाँ पर हुसी बागी हैं और वो दहशतगर्द हैं जिनको मैं मारूंगा, और मैंने मारा है, अटैक किया है। तो इसके बावजूद कि हमारे बड़े इजलास हुए हैं, OIC का भी इजलास हुआ है और सारे इजलास हुए हैं, फॉरेन जो हमारे सुफरा भी बाकायदा सब मिलके बैठे हैं। और सीरिया लेबनान में भी हमले चल रहे हैं। और फिर ये रोते किस बात के जी? अभी कह रहे कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, हाँ, ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है, इतने मुल्कों के ऊपर हमले चल रहे हैं। बिल्कुल, ये कितना झूठा इंसान है। बिल्कुल। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो इस्लामी ममालिक के, हम ये कहते हैं कि उनके मुश्तरका मकासद हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मसाइल हल करने की बात हम करते हैं, लेकिन यमन भी इस्लामी मुल्क है ना, और दीगर भी इस्लामी मुल्क है। तो जब तक आप सबको साथ नहीं मिलाएंगे तो एक पेज पर आप कैसे होंगे? अच्छा, एक और पेशरफ्त यह है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं। अच्छा। मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात होगी, कतर के अमीर से मुलाकात हुई थी उनकी, और उन्होंने सॉलिडेरिटी शो की थी। तो ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं? एम्बेसडर जौहर सलीम साहब ने ज्वाइन किया, जा तो रहे हैं मामला, जी बिल्कुल, फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और बड़ा वसी तजर्बा है इन सारे मामला को देखने का। बहुत शुक्रिया जौहर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर मुझे बताइएगा, सबसे पहले हम आगाज करें कतर पर हमला इसराइल का, उसके बाद की सूरत हाल, और फिर ये यमन पर हमला हो गया जिस पर अभी कोई इस तरीके की स्टेटमेंट इस्लामी ममालिक में से किसी की नहीं आई है। जी जी, यमन पे शायद इस तरह की आएगी भी नहीं। जो कतर पे हमला था वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ थी, क्योंकि GCC पे जो है कतर के साथ कोई जो है ना इसराइल का कोई मामला नहीं है। सिर्फ उन्होंने इसलिए जो है ना ये एक एक्सक्यूज़ बनाई कि जी वहाँ पे हमास की लीडरशिप है, और इससे पहले उन्होंने कभी GCC पे हमला नहीं किया था, तो इसलिए उसका बहुत सख्त रिएक्शन हुआ। लेकिन इसमें बस ये सोचने की चीज़ है कि जिस तरह आपने कहा कि एक ब्लॉक बनने जा रहा है मुसलमान मुल्कों का, तो देखिए मुसलमान मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशंस पहले से एग्जिस्ट करती हैं। OIC भी बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 70s में बनी थी, आपको याद होगा। जी जी। और जो अरब लीग भी है जो है ना, तो वो इन दोनों का मुश्तरका इजलास था ये, फिर उसके बाद GCC का भी एक समिट उसके बाद हुई। तो ये तीन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, और ये सब लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुसलमान मुल्कों का, लेकिन उस तरह से एक सच कोई ब्लॉक नहीं है। और इन मुल्कों में देखें नुक्ता नज़र भी थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ हैं। एक तो खैर सारे मुल्कों ने इस पे अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया, और वो एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ, और सारे इस पे नाराज़ भी हैं इसराइल से। लेकिन साथ ही साथ कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, उस पर बहुत सी मुख्तलिफ राय थी वहाँ पे। कुछ मुल्क ये समझते थे कि बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए, फिर रिटेलिएशन होनी चाहिए, जिस तरह मिसाल के तौर पर ईरान और तुर्की हैं। लेकिन जो दूसरे मुल्क थे जिनके इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जिस तरह UAE है या मोरक्को है या बहरीन है, वो नहीं समझते थे कि कोई इस किस्म की रिटेलिएशन होनी चाहिए। वो अपने ताल्लुकात मुनक़ता करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो वो मैंने यमन के हमले को इसीलिए हाईलाइट किया ना सर, कि ये रिफ्ट अपनी जगह बहुत बड़ी मौजूद है जो हमें एक नहीं होने देती। बिल्कुल। और सर ये भी बताइएगा कि इसमें हमें सऊदिया का बड़ा अभी नजर आ रहा है रोल, वोकल है, कतर वोकल है, हम तो हैं ही आगे। व्हाट अबाउट UAE? देखिए UAE उन मुल्कों में शामिल है जिसके इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा। उनके ज़ाहिर है जो इब्राहिम अकॉर्ड्स हुए थे, तो उस वक्त जो 4 मुल्क थे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पिछली टर्म थी, उनमें से एक UAE था जिसने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे। लेकिन वो फिर सिर्फ सफारती ताल्लुकात नहीं थे, उसके बाद उनके इक़्तिसादी ताल्लुकात, आपस में टूरिज्म भी है, फिर एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस वगैरह भी। तो एक एक्सटेंसिव उनके जो है आपस में एक अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो उसको जो है खराब भी नहीं करना चाहते। और देखिए सर, UAE का डिप्लोमेटिक टर्म्स बनाना आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इसमें सऊदिया कहीं ना कहीं इन कॉन्फिडेंस विद UAE की बात तो हम कर सकते हैं, नहीं? देखिए सऊदी जो है जी उनका थोड़ा मुख्तलिफ है, उनकी पॉलिसीज पे हमेशा से थोड़ी मुख्तलिफ रही है। अमेरिका की बहुत ख्वाहिश थी कि सऊदी जो है उनके साथ भी उनको इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल करें, या बाद में जो है उनको उनके साथ नॉर्मलाइज करें। इस पे इवन बाइडन ने भी, ट्रंप ने भी कोशिश की, उसके बाद बाइडन ने इस पे एक ग्रैंड रिकंसिलिएशन प्लान भी दिया। तो उसमें थोड़ा सा ये भी था कि जी ठीक है, क्योंकि सऊदी ने कहा जब तक कि आप फ़लस्तीन के मसले को हल नहीं करेंगे तो हम ये नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। कम से कम आप कुछ नहीं तो एक पैथ टू स्टेटहुड जिसको कहते हैं ना, एक रास्ता तो दें, एक रोड मैप दें कि अच्छा जी ये फ़लस्तीन स्टेट इस तरह से एक इंडिपेंडेंट जो है ना 2 स्टेट सोल्यूशन के हिसाब से कायम की जाएगी। लेकिन वो फिर जब नहीं हुआ तो फिर वो ग्रैंड कंसिलिएशन प्लान जो है बाइडन का फेल हो गया।
तो उसके बाद ट्रम्प भी इस कोशिश में है, लेकिन अभी ये जो चीजें हुई हैं, जिस तरह से गजा में इसराइल जिस किस्म के जुल्म वहां पे डाल रहा है, और उसके बाद फिर ये जो कतर पे हमला हुआ, उसके बाद उसके इम्कानात बहुत कम हो गए हैं कि उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज होंगे उसी तरह से जिस तरह के बाकी कुछ अरब मुल्कों के जो है और कुछ अफ्रीका में मुसलमान मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए इब्राहिम अकॉर्ड्स के की वजह से। तो इसलिए सऊदी को मैं समझता हूँ कि उनका जरा नुक्ता नजर जो है इस मामले में यूएई से थोड़ा मुख्तलिफ है। सर आपको क्या लगता है कि ये जो कतर पे अभी हमला हुआ हमास का कह के कि जिनको टारगेट बनाया गया, ये एक ही हमला होगा या वो चाहेंगे कि और भी जो है कतर पे हमले करें, कोई ना कोई वजह बना के, कोई ना कोई बहाना बनाए, क्योंकि वो तो किसी मुस्लिम मुल्क को चाहते ही नहीं कि वो कायम रहे। तो और उन्होंने पैरेलल जो ड्रॉ किया था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, मैं भी जंग लड़ रहा हूँ, तो जहां जहां दहशतगर्द होंगे मैं अटैक करूंगा। और अब जिस तरह हालात चल रहे हैं उनको होगा कि जी हम दोबारा भी है, कुछ और भी है, वो शरारत करें। देखिए एक तो खैर बिल्कुल इसमें 2-3 सवाल हैं। तो एक तो ये है कि कतर पे जब ये हमला किया तो जाहिर है उसका जिस तरह से रिएक्शन हुआ वो बहुत ही स्ट्रांग है, सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हुए। ठीक है, रिटेलिएशंस नहीं आई, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हुआ है। और फिर देखिए कतर के पास और जीसीसी के पास बहुत सी लेवरेजेस हैं। वो लेवरेजेस क्या हैं? वो देखें, अभी ट्रंप आए थे जब ये इनका दौरा किया था जीसीसी मुल्कों का, तो उसमें सैकड़ों बिलियन डॉलर या सैकड़ों अरब डॉलर के जो है ना इन्वेस्टमेंट मंसूबों पे बात हुई थी कि जो ये मुल्क अमेरिका में $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर ये अमेरिका से ये जो है ना सैकड़ों बिलियन डॉलर का असला इन्होंने खरीद लिया पिछले 10-15 साल में सऊदी ने और इन सारे मुल्कों ने। फिर देखें अमेरिका के बहरी अड्डे मौजूद हैं, उनका सबसे बड़ा जो एयरफोर्स का अड्डा है इस खित्ते में, पूरे मशरिक वस्ता में, वो जो है वो तो कतर में है। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए अब मिसाल के तौर पे कतर ने $150 अरब का एक ऑर्डर दिया उनको, बोइंग कंपनी को, जहाज़ों के लिए, कतर एयरलाइंस के लिए। अगर वो सिर्फ उसी ऑर्डर को कैंसिल कर दें तो वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह की लेवरेज के होते हुए में वैसे देखिए अगर अजीब बात है, जो फायदा हो रहा है ना अगर किसी का ये सारी जंगों में, वो है वेपन की इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट, डिफेंस सिस्टम्स, उनका ही सिर्फ फायदा है देखा जाए तो। और वो ममालिक जिन्होंने कभी आपके जेट्स नहीं लिए, फाइटर एयरक्राफ्ट्स नहीं लिए, इतने मिसाइल्स नहीं लिए, उनको लेने पड़ रहे हैं और वो ले रहे हैं और वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और तो किसी बिल्कुल देखिए, असल में मैं खैर इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ देखूंगा, क्योंकि ये ऑर्डर्स जो प्लेस उन्होंने किए हैं सारे ये तो पिछले 10 साल में किए हैं। इस हमला होने के बाद तो इस चीज का थोड़ा सा इम्कान बनता है कि ये मुल्क सोचेंगे कि अगर अमेरिका हमारा दिफा नहीं कर सकता तो मैं भी हमें चीन की तरफ भी देखना चाहिए। एक बार पहले भी सऊदी अरब ने, आपको याद है, जब ईरान से मुफाहमत करनी थी तो उन्होंने चीन के थ्रू की थी, अमेरिका के को उसमें शामिल नहीं किया था। फिर अमेरिका को कर भी नहीं सकते थे क्योंकि अमेरिका के तो अपने ताल्लुकात ईरान के साथ बहुत ही ज्यादा कशीदा हैं। तो इसलिए इससे अमेरिका की साख तो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है इस खित्ते में जो हमला हुआ। अच्छा सर, मुझे एक चीज और बता दीजिए आप, ये जो दौरा कर रहे हैं वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये सऊदी वलीयत से मुलाकात होगी। अच्छा, इससे पिछले वाला दौरा भी आप जहन में रखें कि कतर भी गए और वहां फिर वो जाएंगे बरतानिया और फिर अमेरिका जाएंगे। तो पाकिस्तान क्या इसी मुद्दे को लेकर अपना कोई मौक़िफ़ लेने जा रहा है या फिर दीगर भी मामला इसमें कुछ होंगे जिसमें बात होगी? नहीं, बहुत से दीगर मामला भी हैं। देखिए, इन सारे मुल्कों के साथ पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं उसमें पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं, इक़्तिसादी उसके डायमेंशन भी हैं, फिर दिफा के उसमें भी कई जो है ना दिफाई शोबे में ताउन के भी डायमेंशंस हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बात होती है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस वक्त बहुत एक्टिव है, जो ख़ुसूसन हिंदुस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद से पाकिस्तान का प्रोफाइल जो है इंटरनेशनली खासा बड़ा है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो सफारती पजीराई है वो भी बड़ी है। तो उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। उसमें हमें ये बस अहम है कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम कोई ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स जो है ताउन के इन मुल्कों के साथ कायम करें जिससे कि हमारे जो है ना जो हमारे खास तौर पे हमारा इक़्तिसादी शोबा है उसको फायदा हो। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बात सही है कि इस वक्त यूनिटी जरूर, स्ट्रेंथ बढ़े मुस्लिम ममालिक की, एंड आई होप इट गोज इन द राइट डायरेक्शन। पाकिस्तान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है माशाल्लाह प्ले कर रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में आप सबको अभी दोबारा से वेलकम और गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज़ुहैब, फ्लड्स की बात करना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे अभी मैं देख रही थी उसमें पता चला कि भाई ये लेवल्स कम हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी भी बहुत मसाइल है। सैलाब का खतरा तो खैर अब वो नहीं है, वो गुजर गया, जो भी था उसने तबाही मचानी थी वो हो गया।
लेकिन जिन जगहों पर पानी खड़ा हुआ है, जो लोग अभी इमदाद के मुंतज़िर हैं, DGPDM में इरफान अली काटिया ने बताया है कि सैलाबी पानी तेजी से नीचे जा रहा है। 3 दिन में दरिया में पानी का बहाव मामूल पर आने की तवक्को भी है। DGPDM के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर गैर मुतवक्के बारिशें हुई हैं, सितंबर के आखिर तक ये पहुंच गई हैं और अभी तक बारिशों का सिलसिला मुतवक्के है। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला जैसे कि इन दोनों मकामात से, खासतौर पर मुल्तान से, हमने कॉन्स्टेंटली लोगों को अपने हर शो पे अपडेट किया है। तो मोटरवे को बंद करके मरम्मती काम भी वहां पर शुरू कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर, यहाँ काफी लोग दरिया के बंद पर मौजूद हैं और अगर वो मनाजिर हमारे पास हो तो दिखाएं। तो वो बंद पर बैठे हुए हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं, अपनी मदद आपके तहत वहां पर अपनी चारपाई लेके। हमने ये रिपोर्ट कितना रिपोर्ट किया कि वो एक चारपाई और सर पे और सारा सामान जो भी था थोड़ा बहुत चारपाई में जो आ गया वो लोग लेके निकले। तो वही चारपाई रख के अपनी फैमिली को बिठा के बंद पर वो मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कुछ फैमिलीज ने बच्चों को जो है ना दरख्तों पे जो है बिठा दिया था कि भाई आप यहाँ सेफ रह सकोगे। एक एक 2-2 दिन के बाद भी रेस्क्यू हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा नंबर है रेस्क्यू करने के लिए। रेस्क्यू फोर्सेज जो है काम कर रही है दिन रात। बिल्कुल ऐसे आप देख रहे हैं ना, टेंट्स लगे हुए हैं। अच्छा, राशन पहुंचाना बड़ा चैलेंजिंग काम है। इसके साथ साथ ये जो लाइव स्टॉक खड़ा हुआ है, जानवर खड़े हुए हैं, इनको चारा पहुंचाना, चारा घास ही नहीं बड़ा एक टास्क है। और ये जो देखिए देहात के लोग हैं वो कहते हैं हम भूखे रह जाए, हमारा जानवर भूखा ना रहे। और इस वक्त कितना चैलेंजिंग है। बिल्कुल ऐसे। फिर उनको मेडिकल की वो जो आप कह रही थी कि डेंगू और ये सारी चीजें फैलने का खदशा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो हमें ज्वाइन किया है PGI में पंजाब के पदर हैं हमीदुल्ला साहब ने। बहुत शुक्रिया हमीदुल्ला साहब, आपने वक्त दिया राइज एंड शाइन में। सर, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं सैलाब के बाद की अब सूरत हाल है और इसमें बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा ही एक्टिव होना पड़ेगा इंतजामिया को। अगर लोगों की जाने बचानी है, उनको दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना है, क्या कहेंगे इस सिलसिले में, क्या एफर्ट्स हो रही है? लोगों को जरूरत है, आप हमारी आवाज वहां तक पहुंचा रहे हैं और आप पहले दिन से हमारे साथ शामिल हैं, आपके चैनल का शुक्रिया। अच्छा, अब आते हैं कि प्रॉब्लम इस वक्त सूरत हाल को देखते हुए कि लोगों को पता होना चाहिए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, जो फंसे हैं खासतौर पर उनको। इस वक्त जो सूरत हाल है, सतलुज जो है वो बिल्कुल 95,000 पे आ चुका है और रावी जो है वो 1454 क्यूसेक पानी है इस वक्त और दूसरी तरफ जो मराला है उसका 53,000 है। तो इसका मतलब ये है कि पीछे से तो पानी बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुका है। अब जो अगला रेला है एंड जो अगर आप जाएं शुमाली जनूबी पंजाब की तरफ, तो अगला जो रेला है वो भी इस वक्त तकरीबन पांजरा जो है वो 1,80,000 पे आ गया है, जो 6,70,000 80,000 पे चला गया था। अब वो रिसीड कर रहा है और सारा पानी जितना भी इधर उधर फैला था सैलाब की शक्ल में, अब वो वापस दरिया में और आगे सिंध में दाखिल हो गया। दरिया सिंध क्योंकि बड़ा है तो इसलिए वहां पर इतने पानी को संभालना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो है, जो पहले इंतजामिया जहाँ कहीं भी जरूरत थी कश्तियों के जरिए प्राइवेट या सरकारी कश्तियां पहुंच रही थी, अब एक और प्रॉब्लम शुरू होगा और वो प्रॉब्लम ये है कि सड़कें जो है वो भी टूट फूट का शिकार हैं और लोगों को इमदाद पहुंचाना मुश्किल होगा, काफी हद तक मुश्किल होगा। इसलिए इंतजामिया जो है वो अपने तमाम रिसोर्सेज के लिए जितने भी मुमकिन है उनके बस में है वो इकट्ठे करके तो इसके लिए मुमकिन बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके साथ साथ जहां पर अगर फर्ज करें कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंच पा रहा, तो आप लोगों के तवज्जुह से ये डायरेक्ट हमारी हेल्पलाइन है 1129, वहां पर अपनी जरूर आवाज जो है कॉल वो रजिस्टर करवाएं। जिस चीज की जरूरत है कोशिश की जाएगी कि वो अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो वो हम इदारे जो हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सर, थोड़ा सा बताइएगा कि कितने घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे आपको लगता है तबाह हो गए हैं और कितने घर हैं जिनको रिपेयर्स करके भी उसको ठीक बनाया जा सकता है? जब सैलाब आता है तो यकीनी बात है कि जो खासतौर पे कच्चे मकान है उनका तो ज्यादा नुकसान होता है और बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पर एक बार दोबारा राब्ता करने की कोशिश करें क्योंकि समझ नहीं आ रही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी। सोहेब, ये वाकई लम्हा फिक्रिया वाली बात है कि किस तरह, ठीक है ये पानी चला जाएगा, निकल गया, उसके बाद उनको अपने घर जाना है, बल्कि वो एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक पल गिन रहे हैं जब बच्चे वापस अपने घर जाएं, औरतें अपने घर जाएं, चार दीवारी में जाएं, छत के नीचे जाएं, रुक सी जाती है कैसे ना, जाएंगे? वो अगर टेंट में भी है। मुझे ये बताएं कि सर, हाँ, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि इनको अपने घरों को वापस ये रवाना हो अपने और इनकी फसलें दोबारा आबाद हो। ये कितना अरसा लग सकता है इसमें सर? 3, 4, 5 महीने, 6 महीने? महीने नहीं तो हफ्ते जरूर लग जाएंगे। तो इतने देर के लिए जो है गवर्नमेंट ने बकायदा तौर पर जो अपने कैंप्स हैं वो जहाँ भी है वो नजदीक तरीन किसी कैंप के अंदर वो रहे और वहाँ पर खाने का इंतजाम भी कर दिया गया है और जानवरों के चारे की कोशिश की जा रही है क्योंकि पूरा इलाका जो है वो ज़ेरे आब आया है।
तो ज़रूरी फसलें जो उनका नुकसान हुआ है, बाहर से वंडा और बाकी कंसंट्रेटेड फीड जो है, तो खल जो जिसको आमतौर में कहते हैं या वंडा कहते हैं, तो उनकी कोशिश की जा रही है। तो कोशिश करें कि आपने आपको रजिस्टर रखें, मतलब इदारे जो हैं वो आपकी मदद के लिए तभी आ सकते हैं तो उनको पता होगा। और ये रजिस्टर करने के लिए आपने कहा तैयारी भी 1129 ये राब्ता नंबर है, लेकिन देखिए बहुत से लोगों के पास मोबाइल नहीं है जी। अब मोबाइल क्या होना है, उनके सामान ही नहीं है बेसिक, बस ये तो करना पड़ेगा, उन तक पहुंचना पड़ेगा इंसान को। हाँ ये भी है कि उन तक पहुंचा जाए और वो थोड़ी सी खुद भी हिम्मत करें। लेकिन सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, थोड़ी सी ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन ये चैलेंज है, ना भूलिए कि बस अब 2 महीने में कहते हैं ना वो कड़कती हुई सर्दी आ जाएगी, तो उसके बाद फिर क्या होगा, रजाइयाँ, छत, बहुत सारी चीजें हीटिंग, सर्दियों के अलग गर्म कपड़े, रिक्वायरमेंट्स हैं, बिल्कुल इसका क्या होगा, अभी तो वो आसमान के नीचे फिर है। फॉग की सूरत देखें, ओपन है, ओपन एरिया में होगी, फिर फॉग होगी, जी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर होगा, लोगों तक पहुंचना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। शाम हुई नहीं और आपका सारा चीज मुअत्तल हो गई। अच्छा, और उनके पास कपड़े नहीं, और मैं कहती हूँ सर्दियों के कपड़े तो बिल्कुल ही नहीं साथ लाए होंगे ना, क्या क्या लेके आते हैं साथ, जब आप अपनी जान बचा के निकलते हैं, आप कितना सामान साथ लेके निकलते हैं, बिल्कुल, तो वो क्या होगा। और अच्छा, मैं यहाँ अप्रिशिएट करूंगी हादिका कियानी को भी, बड़ी एफर्ट्स वो कर रही हैं इस वक्त, चैरिटी का काम कर रही हैं, उन तक पहुंचा रही हैं जो जिन लोगों की चीज़ें, सबके जो उनके कहते हैं ना ख़त्म हो गया सब कुछ। और उन्होंने ये भी एक रिक्वेस्ट की है जो कि मुझे भी देख के दुख हुआ कि जब आप कुछ सामान भेज रहे होते हैं, कपड़े, रज़ाइयाँ, जो भी, तो उसका हाल देख लें। आप जिनके लिए भेज रहे हैं ना, या तो कोशिश करें नई चीज़ें दें, या बिल्कुल एज न्यू, बिल्कुल गुड इज न्यू वाली चीजें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब फटे हुए कपड़े, चीथड़े, रिकॉर्ड मेंटेनिंग तो नहीं करनी है ना, आपकी सड़ी हुई रजाइयाँ अपने पास रखें, वो आपके लिए, और आप डिजर्व करते हैं, आप रखिए, वो नहीं डिजर्व करते। मतलब ये किससे आप डिसीव कर रहे हैं? ये तो मैं कहती हूं, आप अल्लाह के सामने कह रहे हैं कि मैंने ये देखिए इतनी चीजें भेज दी, मतलब सवाब का मौका है और आप उसमें गुनाह कमा रहे हैं और आप ऐसी चीजें भेज रहे हैं, बड़े दुख की बात है, और ये पहले भी होता रहा है। तो प्लीज ऐसे मत करें, और अगर आपने कुछ देना है तो वो उसकी बिल्कुल सही हालत होनी चाहिए, और रजाइयाँ, चादरें, गर्म कपड़े, जो चीजें वही दें जो आपके बच्चे अभी पहन रहे हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, शहरों में रहने वालों की अलग है, और गांव में जो होती है रिक्वायरमेंट्स, आप ये समझे कि बस आपके बहन भाई वहां पर बैठे हुए हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं, उनकी भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं इस सर्दी के मौसम में। तो बहुत कुछ है, अभी बड़ा झेलना पड़ेगा अभी इन लोगों को जो वहां पर बैठे हुए हैं। हम तो उम्मीद ये करते हैं कि हिम्मत दे, और हम सब इसमें साथ हैं। अब जो एक मरहला शुरू होना है ना, उसमें हमें अपनी हुकूमत के साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा और इन लोगों की मदद करनी होगी, हर एक को। ये हमारा ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ अरसे से यही डिस्कशन चल रही है कि सोशल मीडिया से फ़ायदा होना चाहिए था, फ़ायदा आप ले भी सकते हैं, लेकिन गलत काम हो रहे हैं और बच्चे ख़राब हो रहे हैं। यूथ जो है वो बिल्कुल किसी अलग डायरेक्शन पे जा रही है। इतनी बेहयाई जो कि डेकेड्स में कभी जो थी पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में नहीं थी, और अब इतनी आसान हो गया है, मतलब आपको कमरे में जाना है, बाथरूम में जाना है, कंबल के नीचे जाना है, कहीं भी, और ऐसा वाहियात कंटेंट बन रहा है जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सूटेबल नहीं है। बच्चे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और न सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं बल्कि कम्युनिकेशन गैप हो गया है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान। जो घर में लोग रहते हैं उनसे कोई बात नहीं हो रही बच्चों की, जो वक्त है बस इसके सामने, मोबाइल के सामने, और वो ऐप्स देख रहे हैं, ऐसी ऐसी खराब ऐप्स। अच्छा, इसमें ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से पाबंदी लगा दी, आपको पता है? सोचिए, 16 साल से कम उम्र बच्चे पे उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आप ये नहीं देख सकते। कंट्रीज हैं, बड़ी आजादी है वहाँ, हमारा तो फिर भी एक कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट है, उसमें हम जो है कैसे इसको अलाउ कर रहे हैं अब तक। अच्छा, एक तो ये कि चलो जी आपका कंटेंट सही नहीं, ठीक है, बेहयाई है, फिर उस बेहयाई से अगर पैसा कमाने लग जाए बच्चे, फिर देखें कि तो मोटिवेशन भी है इसके साथ साथ, न सिर्फ देखना बल्कि आगे ये करना है कि ठीक है, मोटिवेट हो कि हम भी ऐसा करें तो पैसा तो आए हमारे पास। तो खैर इस मामले को लेकर जिसकी हमने हसासियत आपको बताई, लाहौर हाईकोर्ट में कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाने की दरखास्त दायर की गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने राना सिकंदर एडवोकेट की जानिब से दायर की गई दरखास्त पर समाअत की है, और फरीकैन को उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किए हैं, और दीगर मुताल्लिका जो भी फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी किया। तो अब ये क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे, कितना अहम है हमारी इस यूथ को, ये जो आने वाली जनरेशन, इसको बचाने के लिए। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन में वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू नादिया साहिब, थैंक यू। मुझे बताइए कि ये खैर बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये दरखास्त तो दायर कर देनी चाहिए थी, लेकिन इस दरखास्त की जरूरत भी पेश नहीं आनी चाहिए थी। मैं तो समझता हूँ वफाकी हुकूमत को पहले ये सोचना चाहिए था कि हमारी यूथ किस तरफ जा रही है,
इन्हें ही भागदौड़ संभालनी है मुल्क की, और ये लगे हुए हैं इन और कामों इससे में। अगर पाबंदी लगेगी तो किस किस्म की पाबंदी लगेगी सोशल मीडिया पे? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे यूथ को और हमारे पेरेंट्स और जितने भी एडल्ट्स हैं उनको समझ आ जाए कि ये चीज़ जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट, अगर हम उसको रेगुलेट कर सकते अपने बच्चों के लिए एज एडल्ट्स, तो फिर तो आप के लिए कोई मसला नहीं था। मगर सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसी चीज़ें हैं जो एवर चेंजिंग होती हैं और उसमें रेगुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए प्रोहिबिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे, टीनेजर्स को इस चीज़ को समझें कि ये इसलिए नहीं कर रहे कि आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या आपकी थॉट को कर्टेल करें। ये वर्ल्ड ओवर एक मुहिम चल रही है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि वन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट फेज होता है बच्चों का, जो टीनेज ईयर्स हैं, जहाँ पे उनकी सेल्फ डेवलपमेंट, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होती है। मगर यहाँ पे अगर आप देखें, जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल आ जाता है तो वहाँ पे साइबर बुलिंग हो रही है, वहाँ पे स्क्रीन टाइम की वजह से, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से एडिक्शन है, और फिर बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है जो बिल्कुल मजहबी तौर पे और वैसे भी इवन अदरवाइज एवरी वेयर बच्चों के लिए गलत है, और उसकी वजह से बच्चों की जो पर्सनालिटीज़ हैं और जो एनवायरनमेंट है वो बहुत गलत है। अभी अगेन आप किस तरह के कंट्रोल्स चाह रहे हैं, किस तरह के कंट्रोल्स हो सकते हैं इस पे, सोशल मीडिया पे? अब बेसिकली दिस इज टू, इस चीज को ये समझे कि पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए ये किया जा रहा है कि पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, ये जो है ये पीटीए को कहा है। एंड लेट मी आल्सो टेल यू कि जनवरी में ये ऑलरेडी सेनेट पे बिल इस पे आया था, वन वे और द अदर इसको वापस कर दिया गया, विच इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज लाइक यू सेड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आई थिंक इवन टर्की इस वक्त इसको देख रहा है, और ये एक मुहिम चल रही है। बहुत हाई सुसाइडल रेट है, चल रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आपका अभी 17 ईयर ओल्ड सना यूसुफ जो है वो इसका शिकार हुई, साइबर बुलिंग, नेगेटिव कमेंट्स एंड ऑब्वियसली हरासमेंट। रेगुलेट नहीं करेंगे तो फिर बच्चों का आगे जो हाल होगा वो बहुत बुरा होगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एडल्ट्स। लेकिन अमरीन, फिर बात आ जाती है कि किस तरह के कंट्रोल, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ी दुनिया है, तो क्या गेम्स पे आप लोग पाबंदी लगाना चाह रहे हैं? स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इसके अलावा फिल्टर कैसे किया जाएगा? हाँ, किस कंटेंट को फिल्टर करना चाह रहे हैं, और क्या रिक्वेस्ट है कि जी ये बंद कर दें, ये चलने दें, ये कैसे डिटरमिन करेंगे? पूरी ऐप तो नहीं बंद हो सकती ना, मतलब पूरा सोशल मीडिया बंद, हाउ विल यू चूज एंड कंट्रोल? आई थिंक जैसे बाहर के मुल्कों में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, आई एम गोइंग टू अगेन से, जैसे कि स्नैपचैट आपने अल्फाज इस्तेमाल किया, आपका टिकटॉक है। प्रॉब्लम अब बताऊं क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि ये अगर बैन भी कर देते हैं, विच आई एग्री विद यू, मगर आपका, क्योंकि ये इसको डिफिकल्ट है इसको रेगुलेट करने के लिए, ये भी हो सकता है उस टाइप की एक नई ऐप आ जाए, सो फिर बच्चे विल स्टार्ट यूजिंग दोज। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि एक प्रॉपर आपके रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। फॉर इंस्टेंस, इसमें यहाँ पे ऑनलाइन चैट आप नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो व्हाट्सएप हो, वो फेसबुक हो, व्हाटएवर, आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप स्ट्रेंजर्स से बात नहीं, और ऑनलाइन गेमिंग वगैरह भी करते हैं बच्चे। अच्छा, मैंने अमरीन, एक और नादिया, आपको मेरी बेटी ज़ैनब है, वो 2-3 दफा अपनी मामा से क्रेडिट कार्ड मांग चुकी है। बिल्कुल, ये वो मुझे समझ नहीं आता। जब मुझे उन्होंने बताया कि भाई ऐसा, मैंने कहा आप जरा चेक करें कि वो कौन सी गेम, क्योंकि गेम्स ऐसे खेल रहे हैं मिलके बच्चे, उसमें क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो ऐसा अरे नहीं पता, बड़ी छोटी छोटी चीजें जी, घर बनाए, अब घर के लिए सोफे चाहिए, उसके लिए आप कॉइन्स लें, पॉइंट्स लें, और वो आपको खरीदने पड़ते हैं। ये तो ऐसी गिमिक्स है, लेकिन जो फिर भी जो ज्यादा डैमेज कर रहे हैं वो अब एक वो टिकटॉक या जिसपे लाइव, आप, मुझे लगता है लाइव कंटेंट सबसे डैमेजिंग है। दैट इज, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। ये बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है कि ये आपके लिए बेहतर है, बाद में जाके बहुत एंड हो जाता है। आपको पता है 40% वर्ल्ड ओवर सुसाइड रेट बच्चों का, टीनेजर्स का इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सोशल मीडिया। डिप्रेशन जो है वो 20% आपके पास इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ द हेट कमेंट्स आपको मिलते हैं। आप लोग हम सारे एडल्ट्स हैं, हमारा हाय अमरीन, कमेंट्स बंद करा दें, यूट्यूब इंस्टाग्राम के जो कमेंट्स है डिसेबल हो जाए, तो कितना, मैं कहती हूँ वाकई हमारे यहाँ हेट खत्म हो जाए।
So as adults, as renowned celebrities, if we cannot take it, imagine a 13-year-old, वो कोई बात कर रहा है, उसकी शक्ल पे कोई बात करे तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? अच्छा, हम नहीं और करेंगे उसके तो बारे कोई नहीं में करेगा। बातें, I think उसके एक बारे में middle- बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं, ये देखा कोई वीडियो पे, कोई पिक्चर पे, गॉसिप, स्कैंडल्स, बच्चियां तो, ये बच्चे ले ही नहीं पाते वो स्ट्रेस। बिल्कुल। और फिर यही आप फिर स्कूल में देखते हैं, यही चीज़ें फिर आप देखते हैं कि वो अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वो अगर किसी को देख रहे हैं, किसी टीनेजर को एक तरीके से ड्रेसअप कर रही है या कर रहा है या ड्रग्स ले रहा है, हमारा बहुत ज्यादा जी, ड्रग्स जी, का इशू आ रहा है बहुत, स्कूलों में 12-12, 13-13 साल के प्राइवेट स्कूलों में। ये कहाँ से हो रहा है और ये किस तरीके से रेगुलेट कौन कर रहा है, किस और ये तरीके देखिए से प्लेटफॉर्म्स चीजें चल रही हैं, इतने ये efficiently बहुत बनाए ज्यादा गए हैं। dark है एक बिल्कुल लेवल पर। जी जी, इतने एफिशिएंटली बनाए, ये देखें ना, इतने टेम्पटिंग भी हैं। यानी कुछ ऐसी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चैलेंज देते हैं, वहां पे गेम्स चल रहे होते हैं। अब वो इतने वाहियात किस्म के गेम्स वो एक दूसरे को देते बस हैं। अगर मतलब पैसा आ गया ना, फिर तो Challenges- आपने सबकी जो है तवज्जो ले ली। लेकिन मुझे लगता है अमरीन जी बिल्कुल ये रेगुलेट हो सकते हैं, जिस तरह हमने दूसरी नामुनासिब साइट्स को पाकिस्तान में एकदम बंद किया हुआ है और उसकी कुछ ब्रांचेस भी निकलती हैं, तो वो भी थोड़े दिनों में जो है ब्लॉक हो जाती है। इसी तरह इन साइट्स को इनको भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। किसी नाम किसी भी तरह से आएंगे, किसी गली से इनको रोक दिया ये जाएगा। मामला डीप डार्क बस वेब एक तक दफा भी जाता है ना, बिल्कुल जब एक आप दफा explore करने इलीगल हो लगते हैं जाए किसी जगह, तो वो तो डार्क वेब तक चला जाता है। जी। तो ये अप्रूव हो जाएगा, लॉ बन जाएगा अमरीन, कब तक हमें गुड न्यूज मिलेगी? आई होप सो, इंशाल्लाह। अभी तो रिप्लाई का वेट करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। लाइक आई सेड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस पे एक बिल पास करने की कोशिश की थी। पेनल्टीज, एक मैं बताना चाहूँ कि अगर ये आप करेंगे, पेनल्टीज ऑलरेडी इन प्लेस थी, अब वो विड्रॉ हो गया, अब ये केस आया है, बट यू शुड नो कि पेनल्टीज थी आपको 50,000 से 5 लाख अगर नजर आता है कि कोई अंडर एज इस्तेमाल कर रहा है, वो थी। और दूसरा ये कि 1 साल जेल यानी भी है। वो So ये पेरेंट्स चीजें भी हमने पर, ये पेनल्टीज पेरेंट्स पर है, यानी ऑब्वियसली वो तो पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, आई थिंक बच्चों को भी पता होना चाहिए, स्पेशली टीनेजर्स वो 16 और कैसे, 17 वो वाली अमरीन जो age है कैसे वो बताएगा कि क्या करेंगे? तो इस तरह जी पीछे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं चैट एप्स और आप अंडर एज हैं, सो ये वो रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिडिल ग्राउंड हासिल करना बहुत जरूरी है और बच्चों को ये समझना कि ये उनके लिए अच्छा है। और ये अच्छा, इससे addiction है मैं जिससे आपको हम बताऊं, उनको इससे बच्चे भी बचेंगे और बहुत सारे घर तलाकों से भी बच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मम्मी डैडी भी हैं जिनको मॉनिटर करने, तो खैर कैसे मॉनिटर करेंगे, उन पे भी कंट्रोल्स आने बड़े जरूरी हैं। मुझे तो लगता है कुछ बड़ों को बड़ा दुख होना है। सही, आपने बिल्कुल ये निशान दे जी दिया। जी क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने। आईपैड्स दिए जाते हैं। जी जी, ये कुछ डैडीज हैं डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई बिल पास हो, तो वो क्या करेंगे जी? वो उनकी आपने एंटरटेनमेंट खत्म कर दी, वो सारे अपने राब्ते कैसे होंगे भाई? एंड फाइंडिंग न्यू कॉन्टैक्ट्स, जी, वो सारी ये चीजें बंद करें जी। बड़े बच्चों सबका ही फायदा है इसमें, सबका फायदा है सबका वैसे। फायदा। अमरीन जी अब बहुत अच्छा ये हो रहा है, हम आपके साथ हैं। और ये टिकटॉक लाइव का भी जो अभी चल रही है डिस्कशन, हम जो खबरों में जी, सुना है जी, कि जी। टिकटॉक लाइव बंद होने जा रहा है, ये भी और फिर जरूरी ये है। करोड़ों रुपए कमा लेते हैं ना। देखिए इजी मनी है, ऐसा है ना कि हम ये पहले ही बात कर रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में कि ये आसान इसलिए है लोगों का इसमें इंडल्ज हो जाना कि पैसे भी कमा रहे हैं, यानी एंटरटेनमेंट भी उल्टा सीधा मिल रहा है उनको। And you look- बिल्कुल Absolutely. और अमरीन जी अभी तो YouTube फिर भी रिस्पॉन्सिबल है। आप कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करें, कोई वेपन दिखाएं, इवन बच्चों को अगर दिखाएं ना, वैसे ही वो बर्थडे की किसी दिन वीडियो डालिए, उस पर अब आप नोटिस आते हैं कि जी आपने ये गलत किया है, स्ट्राइक्स आ जाती हैं, तो दे आर स्टिल मॉनिटरिंग, कंप्लेन कर सकते हैं। टिकटॉक पे तो कुछ भी नहीं है। टिकटॉक अच्छा, पे और तो इसमें कुछ भी बस ये है करो। कि सूबाई सतह पे, यानी आप प्रोविंशियल सतह पे, वफाकी सतह पर ये जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, क्योंकि देखिए लॉ इन्फोर्समेंट का भी यहाँ पर काम आएगा। जब आप कह रही हैं पेनल्टीज लगेंगी, फाइन्स लगेंगे, तो फिर तो ये इनको भी काम करना पड़ेगा एक साथ मिलकर। बिल्कुल जी, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है सारे स्टेट डिपार्टमेंट्स को। एंड आई थिंक एक कमेटी बनानी चाहिए पेमरा के अलावा, के जो पीटीए है, बच्चों की उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, पेरेंट्स की होनी चाहिए। एक बना के आप एक प्रॉपर इसके रूल्स और रेगुलेशंस बना के फिर और वीपीएन को भी, follow करें और वीपीएन की भी इंशाल्लाह- सख्ती की जाए कि वीपीएन डाउनलोड करके अगर फिर देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो क्या फायदा? बिल्कुल, दिस इज व्हाई ज्यादा आई सेड कि excitement है। रेगुलेट करना इज अपहिल टास्क Yes. इस चीज को। बहुत शुक्रिया बट करना पड़ेगा। अमरीन कुरैशी, आपने Thank वक्त you. दिया। ऑल द बेस्ट जी, हमारी हमने तरफ से भी 2-3 तरफ से तीनों ने मिलकर ही हमने प्लीज। इस पे बात की कि भाई ये बंद होना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए, एटलीस्ट फिल्टर होना चाहिए। जी, यानी आप चैनलाइज तो करें ना। हम ये नहीं कह रहे कि टेक्नोलॉजी से जी दूर कर दें बिल्कुल अपने बच्चों को, बिल्कुल, उन्हें बच्चों को और बड़ों मोबाइल को, फोन इस्तेमाल करना दोनों ना। को जो है ना, हमें सबको जी। तबाही से बचाना है, बड़ों पे क्योंकि ज्यादा जोर आप वैसे दे बड़ों का है ना, चल रहा है ना।
होता है, मुझे पता है कि ये जो एप्स हैं बड़े भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं इससे, तो ये उनकी भी जो है ना एक्टिविटी खत्म करनी पड़ेगी बेटा। मतलब जीने नहीं देना नादिया आपने। नहीं, गलत है तो गलत है। आपको बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझते हैं सिर्फ बच्चे टीनेजर्स कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं। नहीं, और ये भी है बड़ों को देख के फिर बड़े भी साथ साथ हैं, बड़े भी साथ, बड़ों को देख के भी बच्चे सीख रहे होते हैं। और बहुत जगह बड़े जो है बच्चों को देख के सीख रहे होते हैं। ये भी हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएंगे। कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग। और एक चीज़ जो थोड़ा सोशल मीडिया को तो हम समझते हैं, जो चीज़ें थोड़ी सी नहीं समझ आती आम इंसान को, वो ये आपकी वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ये जो मामलात हैं, बिटकॉइन और सारा इंडिविजुअल सतह पर वैसे यानी गवर्नमेंट पॉलिसी से हटके तो ये चल रहा है। तकरीबन 8-9 साल पाकिस्तान में हो गए हैं। लोग इंडिविजुअली पैसे भी उन्होंने कमाए हैं बिटकॉइन से, और एक स्टेज ऐसी आई कि इस पर पाबंदी का कहा जा रहा था कि भाई ये लीगल मनी है और ये सारी चीज़ें। लेकिन ये कि कुछ मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने मई में जो है वो थर्ड था पाकिस्तान ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इन मई, यानी मई से आगाज़ हुआ है। और प्लान्स अनाउंस किए थे, गवर्नमेंट लेड प्लान्स थे बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को लेकर, जो कि 2025 में फिर ये पॉलिसी ज़ाहिर बनाई पाकिस्तान ने। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने दीगर जो क्रिप्टो करेंसी बनाने वाले हैं उनको मोटिवेट किया कि पाकिस्तान में आकर आप बिटकॉइन में, क्योंकि हम अब ये गवर्नमेंट की सतह पर इसको एज ए पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। तो कितना प्रोग्रेस किया है हमने, और ये भी एप्रिसिएशन भी दुनिया भर से मिल रही है कि जी बड़ा अच्छा प्लान है। तो हम दोनों को इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इस बारे में। अब हम जानते हैं हमजा अशरफ साहब से, जो कि बिटकॉइन एक्सपर्ट हैं। हमजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इससे पहले भी आप शो पर आ चुके हैं। हमजा, अब चैलेंज ये कि आसान लफ्जों में समझाओ, ये समझ नहीं आता कुछ। बिटकॉइन बनता कैसे है, फायदा कैसे होता है, और हमें जो एप्रिसिएशन मिल रही है, हमारा बिटकॉइन को लेके क्या प्लान है, ये जरा सारी बातें थोड़ा आसान। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। और मैं आप लोगों को बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ। सबसे पहली बात कि हम बार्टर सिस्टम से चलते आ रहे हैं। लाइक कोई एक चीज हम दे रहे थे, बदले में एक चीज ले रहे थे, उसके बाद पेपर करेंसी आई क्योंकि बार्टर सिस्टम पुराना हो गया। अब आगे जाकर जो पेपर करेंसी है उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत कम हो सकती है, क्योंकि फिर जो है एक सेफ डिजिटल करेंसी की तरफ जाना दुनिया को बेहतर लग रहा है, क्योंकि मुल्की और जियोपॉलिटिकल हालात जो हैं, जिस तरीके से दुनिया के इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी करेंसी पर इफेक्ट आ जाता है। तो क्या करना चाहिए हमें इस टाइम? हम लोगों को कोई ऐसी डिजिटल करेंसी हमारे पास हो जिसके अंदर इन्वेस्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सेफ रख सकते हैं। बेसिकली ये एक पॉइंट है। अब क्या क्रिप्टो करेंसी पहले से चलती आ रही है, ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। तो क्या होता है, इसका किसी गवर्नमेंट और किसी इदारे पर इसका कोई रूल नहीं होता। ये वर्ल्ड वाइड जो है वो ब्लॉकचेन की सूरत में चलती है। ब्लॉकचेन क्या है? एक लेजर है जिसमें कि पूरा हिसाब आ जाता है कि कहाँ से कितने पॉइंट्स, कितनी अमाउंट कहाँ गई है, और ये सिक्योर होता है। अब इसमें हमारे कोई भी हालात बेहतर हो ना हो तो इस पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अभी फिलहाल तो बिटकॉइन पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोग कोई भी कहीं भी हालात खराब होते हैं तो लोग उसी जगह पैसा डाल देते हैं, और ये गोल्ड की सूरत इख्तियार कर रहा है एक तरीके से। नहीं, लेकिन हमजा इसमें तो ये भी तो हो रहा है ना, जैसे करेंसी में होता है कि करेंसी आपकी डिवैल्यू हो गई, इस तरह बिटकॉइन में भी यही होता है। इसमें बिटकॉइन में होगा, बट अभी हर मुल्क जो है उसको रेगुलेट करके एक डिजिटल सेफ करेंसी भी निकालेगा अपनी, जो कि हमारा EPKR हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डॉलर का अलग USDT, उसके अलावा किसी मुल्क का अलग, वो सारी। अच्छा, अब ये पाकिस्तान की बात आ गई, जरा थोड़ा स्टेप बाय पाकिस्तान की बात आ गई। पाकिस्तान अपना कोई करेंसी बनाएगा, माइनिंग होगी, यानी हो रही है बल्कि डिजिटल करेंसी। अच्छा, डिजिटल करेंसी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान की ये जो करेंसी है, इसमें यानी लोग दूसरे क्यों लेंगे? यानी वो दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल क्यों होगी? प्राइस कंपैरेटिव होगी या क्या होगा उसके अंदर? ऐसा इसमें इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर अगर हम देखें एक चीज जो रेगुलेट नहीं है कहीं से भी, कोई एक नई कंपनी, इदारा कुछ भी खुलता है, उसका प्रोडक्ट आप भी लेने से घबराओगे। ठीक है, क्या होगा कि यार इसका ना कोई इदारा है, ना कहीं से ये वेरीफाइड है, ना कहीं से कुछ है, ये सेफ भी है या नहीं है। आप सर, एक कंज्यूमर यही चीज सोचता है कि ये चीज सेफ है मेरे लिए या फैमिली के लिए, नहीं है। कोई भी चीज, हम कोई भी चीज ले रहे हैं। अब क्या होता है, यहीं पर आती है बात रेगुलेशंस की। यहां पाकिस्तान में क्रिप्टो को रेगुलेट किया ही इसलिए जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी और ओवरसीज इन्वेस्टर्स भी जितने भी, उनका ट्रस्ट बने। क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ पर जितने टैलेंट, जितने रिजर्व, जितनी चीजें जो है यहाँ पर, उसके अलावा कहीं मुल्क में नहीं है। अभी आप गोल्ड की माइनिंग देख लें, वो भी जारी होने वाली है।
तमाम चीजें जो है यहाँ पर कामयाबी की तरफ चलेगी अगर हम इसे रेगुलेट कर लें। तो रेगुलेट करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि सबका ट्रस्ट बन जाए कि हम एक सेफ जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो सेफ जगह इन्वेस्ट करने के बाद जब एक बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि जब भी कोई न्यू चीज अडेप्ट की जाती है तो उसमें डिफरेंस आता है। लेकिन शुरू तो हो ना। अभी हम हमजा ये होता था, जो मुझे समझ आती है कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में कुछ डील करना है तो आप किसी मिडिल मैन को पैसे देते थे, वो आगे पैसे लगाता था, ये बड़ा डेंजरस काम है। अब ये है ना, अब हम ये कि हम अपने डायरेक्टली अपने कार्ड से, अपने पैसों से, अपने फंड से बाय एंड सेल कर सकते हैं। सही बात है, गवर्नमेंट के थ्रू। तो अच्छा, और बिल्कुल अच्छा, इसमें जरा मुझे एफर्ट्स बताइएगा जो हमारे सीईओ हैं पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एंड स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो, तो बिलाल बिन साकिब, इनकी एफर्ट्स को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। इवन जो क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर्स हैं भारत में भी, वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, कि इनकी जो एफर्ट्स हैं, तो उनके भी जरा प्लान के बारे में बताइएगा कि ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं। देखिए, इसका मतलब कि सबसे पहले तो यही बात करूंगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम राइवल्स की बात अलग छोड़ें, लेकिन सेम कैटेगरी के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और जितने भी लोग हैं वो एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को, दैट मीन्स कि सही रास्ते पर तो चल रहे हैं, सही जगह पर पहचान बना रहे हैं, सही जगह पर इनोवेशन के सिनेरियोज बन रहे हैं, कंज्यूमर की जगह इनोवेटर बन रहे हैं हम लोग। और ये चीज बाहर तक जब तक हम नहीं फैलाएंगे, ये प्लान्स के आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया में हमारे पास एक इनोवेशन, और उसके अलावा हम लोग जो है प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं। इन तमाम चीजों में यही जो भी हमारे बिलाल बिन साकिब हैं, उन्होंने यही सारी चीजें बताई हैं। मैं रिसेंटली पढ़ भी रहा था कि ये तमाम चीजें तारीफों की सूरत में भी और एक एक्शन की सूरत में भी एक बड़ा एक नैरेटिव कायम करना है। देखें, कभी भी हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना किसी को भी, आप, मैं, कोई भी रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को, कोई स्पीच दे रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, तो हम वो सिर्फ एक बहस स्पीच नहीं होती, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नैरेटिव दुनिया में कायम कर कितने रहा मुल्क होता है। हैं जो गवर्नमेंट लेड अब पॉलिसी लेकर चल रहे हैं? देखिए ना, कोई तो एज पाकिस्तान को होगा ना कि ये एज है कि हमने गवर्नमेंट लेड पॉलिसी बनाई है ताकि आपके सिक्योर हो पैसा, जो कुछ भी है, तो इसलिए आप हमारे करेंसी को ले। मैं आपको एक नॉर्मली लिस्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सी है, आधे से ज्यादा ममालिक जो है इस पर काम भी कर रहे हैं। हमारी करेंसी कैसे डिफरेंशिएट करेगी उससे? देखें ना, जैसे यूरो है भाई, यूरो एक्सेप्टेबल है पूरे यूरोप में, डॉलर है, डॉलर चल रहा है, उसी से एक्सचेंज हो रही है सारी। हमारी करेंसी को लोग एक्सचेंज के तौर पे क्यों इस्तेमाल करेंगे? हम ये नहीं देख रहे कि सिर्फ हमारा मुल्क क्यों, ये देखें कि साउथ एशिया में हम पहले प्रोड्यूसर और पहले इनोवेटर निकलेंगे जो कि क्रिप्टो काउंसिल रेगुलेशंस की तरफ लेकर चले आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी एशिया में, फॉर एग्जांपल आप डॉलर्स को देख रहे हैं ना, डॉलर में जितने भी मुल्क हैं डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, तो साउथ एशिया में एटलीस्ट हमारे पास पहली रेगुलेटरी और पूरा सिस्टम मौजूद होगा। तो चाइना की अपनी नहीं है, चाइना का अपना नहीं है, कोई ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, चाइना का अपना नहीं है अभी तक। चाइना में जितने भी सिनेरियो हो रहे हैं, वो बाइंग करना, देखें बाइंग हर मुल्क करता है, लेकिन उसको शो कराना अलग चीज होती है। हम यहाँ पर पूरी रेगुलेटरी कायम करेंगे ताकि ये तमाम चीजें शो भी हो सके कि हाँ यार हम लोग कर रहे हैं। अब चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये अच्छा, मैंने ये सुना था, हमारी तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैंने ये सुना था कि माइनिंग में हमें बहुत पैसे चाहिए और हमारी वो कंपैरेटिव नहीं होगी चीज, ठीक है? तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां से आएंगे उस माइनिंग के लिए? ऐसी बात तो नहीं है कि हम कोई भी चीज करने जा रहे हो और हम ना कर पाए। ये करके रहेंगे, उठाए जाते हैं और कर की तो रहनी होती है, ये सवालात उठाए भी जा रहे होते हैं। देखिए, अब फॉर एग्जांपल 10 रुपए अगर किसी चीज पे लग रहे हैं ना, तो आपको बहुत से लोगों से सुनने को मिलेगा कि इसमें 10 लाख रुपए लग रहे हैं, और आप पहले ही वो चीज सुन के जो है वो इस तरह हम रिएक्ट कर लेते हैं कि नहीं यार इतने पैसे तो होंगे नहीं। बट इतना नहीं, ये जो फंड्स बनते हैं हमारे आईटी और सेक्टर से, जितने भी हमारे पास फंड आते हैं, उसका 30% 40% निकाला जा रहा है रिजर्व के लिए, इन तमाम चीजों के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस स्टेज पर बैठकर ये बात कर रहे हैं, तो जितने हमारे अपर स्टेज पर बैठकर जो बात कर रहे होंगे, उन्होंने इस बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा। और अगर इसका आउटकम हमें इतना पॉजिटिव मिलना है तो क्यों ना की जाए इन्वेस्टमेंट। नहीं बिल्कुल, और ये देखिए यही बात है कि फ्यूचर को आप एम्ब्रेस करते हैं कि भाई करना है, ये टेक्नोलॉजी अगर दूसरे लोगों ने अडेप्ट किया, हम भी शुरू कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है। हमारी स्टॉक मार्केट को इससे फायदा होगा, हमारा तो वैसे ही माशाल्लाह हर तरफ चर्चा है, बड़ी इज्जत है हमारी, बड़ी तारीफें, लेकिन ये कि हम टेक्नोलॉजी में भी आगे जाएं, ज़ोहेब, शुरू तो करना है ना कभी ना कभी। तो ये आई एम श्योर ये इतनी अच्छी टीम जो है, ये दे मस्ट हैव अ गुड प्लान जिसके तहत चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल, एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, देखिए हमारे पास ना अपॉर्चुनिटीज और हमारे पास सेफ रहने के लिए ना बहुत सी चीजें कम पड़ जाती हैं। कभी हालात खराब होते हैं, हमारे पास क्या है इन्वेस्ट करने के लिए? सिर्फ एक गोल्ड, और गोल्ड भी अभी जो पूरी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से कहाँ जा रहा है, तकरीबन
2,3,80,000 से 4 लाख पर तोला जा चुका है। तो क्या एक आम इंसान किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करे? True, तो very true. इतनी सारी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज अगर हमारे पास गवर्नमेंट की रेगुलेटरी के थ्रू आएंगी ना, तो इंसान अपना पैसा बचा और सकता हमजा है। एक करने middle वाले class कर इंसान रहे भी अपना पैसा हैं, बचा अभी सकता है। ऑलरेडी जो कर रहे हैं, बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन देखो थ्रू बिल्कुल। थर्ड पार्टी जा रहे हैं। थर्ड पार्टी, हर तुम मेरे चीज- पैसे लो, तुम वहां लगा लो, या दूसरे यही मुल्कों चीज के मैं बैंक्स आपसे- में से ट्रेड कर उनके रहे shares, हैं, हाँ। कहीं और अकाउंट है, तो पाकिस्तान को यही चीज उससे मैं फायदा आपसे नहीं शेयर हो करता रहा। हूँ, नादिया। जी, मैं हम यही करेंगे। चीज आपसे शेयर करता हूँ, नादिया, कि जी। अभी ये एक स्कैम भी चल रहा होता है। इसमें क्या होता है कि आपने किसी एक इंसान को पैसे दिए, उसने आपको पैसे दिए, आपने उसको अपने यूएसडी सेल कर दिए, जो एक डिजिटल करेंसी है वो सेल कर दी, लेकिन वो बैकएंड पर अपनी एक बैंक एप्लीकेशन को कॉल या फिर ईमेल करेगा कि मुझसे बाय मिस्टेक ये तमाम चीजें हो गई और मेरी पेमेंट जो है वो वापस कर दें। अब ये चीज रेगुलेटरी में नहीं आ रही है। बिल्कुल, करेगा, तो पेमेंट कैसे वापस ये आएगी? फ्रॉड तो एटलीस्ट रुकेगा बहुत ना, शुक्रिया ये हमजा। सब हाँ, स्कैम अब रुक क्या होता है जाएंगे। कि अगला हमें भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद लेने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है क्या ये बिटकॉइन, और कैसे पाकिस्तान का बिटकॉइन या ये जो पॉलिसीज आ रही है ये तो खबरों में आता ही नहीं है। बच्चे कितने हजारों डॉलर्स लगा रहे हैं और लुट जाते हैं। बिल्कुल और फिर ये होता है कि मम्मी डैडी फिर दोबारा पैसे नहीं देंगे, लेकिन वो अच्छा खासा नुकसान उस तक कर चुके होते हैं। और ये तो मैं अपने बच्चों से भी सुन रही होती हूँ कि ये भाई ये कह रहे थे, भाई ये जो भाई है ना, भाइयों का काम खराब होने वाला है बेटा, बहुत बच्चों को उल्लू बना लिया, अब सीधे हो जाओ। तो नादिया, बिल्कुल, फिर कल मुलाकात बिल्कुल करनी है। मुलाकात होगी। अल्लाह फीडबैक हाफिज। अपना देते रहिएगा। राइजिंग शाइन देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।